ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और ये चीज़ें हमने मिसलेनियस के फॉर्म में भी देखा था, हमने लर्निंग के फॉर्म में देखा था, एवोल्यूशन के फॉर्म में देखा था। सो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ द PYQ सॉल्यूशन। ठीक है, आज से हम क्या करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड आपके सारे एग्जामों में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखेंगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक हमने कवर किया है ऑलरेडी उसको हम एक बार देख लें, उसको फिनिश अंत तक पहुँचाएँ, नहीं तो बीच में हम बस उसकी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के छोड़ देंगे। सो दैट्स वाई आज की क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश द टीचिंग एप्टीट्यूड PYQ. So let's revise it. Let's practice this. The first question: for building a professional environment in educational institution. अगर आपको किसी शैक्षणिक संस्था में, ठीक है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बनाना है तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक बार जरूर देखिएगा। अ टीचर मस्ट आस्क हिज और हर स्टूडेंट अबाउट द अदर टीचर टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, दूसरे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को एक टीचर को दूसरे टीचर से पूछना चाहिए, या फिर स्टूडेंट से आस्क हिज हर स्टूडेंट कि दूसरे टीचर कैसे पढ़ाते हैं ये जानना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ए टीचर मस्ट फील इनवियस टू अदर टीचर प्रोफेशनल अचीवमेंट। दूसरे के अचीवमेंट को देख करके ईर्ष्या के भाव रखना, क्या ये? टीचर मस्ट वर्क एज अ टीम, टीम की तरह काम करना। अ सीनियर टीचर मस्ट एज द जूनियर टीचर टू कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च। एक सीनियर टीचर को जूनियर टीचर से बोलना चाहिए कि वो रिसर्च में कंट्रीब्यूट करें और अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूशन में एक साथ बने रहें। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है ना सही है फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इन एजुकेशनल सिस्टम। आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बिल्ड करना है इंस्टीट्यूशन में, तो आप कौन सी विधि अपनाओगे? आपके 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वन। रिमेंबर इट्स अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे। आप अपने दूसरे स्टूडेंट से ये नहीं पूछोगे कि उसके जो दूसरे टीचर है वो कैसे पढ़ाते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग मेथड। अ टीचर मस्ट फील इनवियस, ईर्ष्या तो करना नहीं है। टीम की तरह काम करोगे, या फिर सीनियर टीचर्स मस्ट एज द जूनियर टीचर टू कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च में वो काम करें एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटी फॉर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आपका द मोस्ट रेलिवेंट इज टीम की तरह काम करना, और सीनियर टीचर जो कह रहे हैं आस्क द जूनियर टीचर। ठीक है, वो जूनियर टीचर से बोलेगा कि आपको क्या करना है, रिसर्च पब्लिश करना है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ करना है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बोथ टू, बट विच वन इज़ द करेक्ट वन? इसके लिए हम देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी। बोथ इज़ द करेक्ट वन, बोथ वन इज़ द रेलिवेंट वन। और आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया था, सी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इट्स अ टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, कैरेक्टर, लेवल ऑफ टीचिंग। वहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये सारे वहीं से क्वेश्चन है कि मेन क्वालिटीज़ क्या है टीचर का टू प्रोवाइड अ काउंसलिंग ऑफ हिज और स्टूडेंट हैविंग सम मेंटल इशू। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा अपने मेंटल इश्यूज़ के बारे में टीचर को बता रहा है, तो एक टीचर की क्या गुण होनी चाहिए कि वो टीचर क्रेडिबल एंड जेन्युइन हो, बीइंग जजमेंटल जज करे, कॉन्फिडेंसली यानी कि गोपनीयता को बनाए रखे, और लैक ऑफ एम्पैथी यानी कि करुणा की भावना ना दिखाए। तो कौन कौन से मेन क्वालिटीज़ हैं? अगर कोई बच्चा, आप टीचर हैं, आपसे कोई बच्चा अपनी इश्यूज़ को बता रहा है तो आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जस्ट सी दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप जजमेंटल बिल्कुल नहीं होंगे। जब आप जजमेंटल होगे, आप ये सोचोगे कि बच्चा कैसा लड़का है, क्या मुझे बता रहा है, तो बच्चा अगली बार आपसे वो चीज़ें नहीं बताएगा। तो जजमेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफकोर्स उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और किसकी जो गोपनीयता है उसको आप क्या बनाने की कोशिश करोगे, उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे, लीक नहीं करोगे उसकी बातें दूसरे में, नहीं तो फिर वो क्या हो सकता है, वो झेप सकता है अगली बार। लैक ऑफ एम्पैथी अगर रखोगे तो कोई आपसे बात शेयर करेगा ही नहीं। क्रेडिबिलिटी एंड जेन्युइननेस, यानी कि आप जेन्युइन होकर उनकी बातों को सुने, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। सो दैट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। लेट्स सी द करेक्ट आंसर।
एंड इसके आंसर दोनों हो जाएंगे ए और सी, ठीक है। आपकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और जेन्युइननेस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता को भी बना के रखना, ये दोनों काम है एक टीचर का। तभी क्या कर सकता है टीचर अपने बच्चों की मेंटल इश्यू को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है और सुन सकता है। उसी तरीके से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर। इनमें से कौन जो है एक अच्छे टीचर का गुण नहीं है। फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होना, ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट आइडेंटिकली, यानी सभी बच्चों को एक तरीके से देखना। मच प्रिपरेशन एंड थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग द क्लास से पहले बहुत प्रिपेयर करके आना, या फिर क्लास लेने से पहले सोच लेना कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे मटेरियल हो, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। और डी कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि आप अच्छे से अपने बातों को क्लास में रखें। ये आपका 4th ऑप्शन है। इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड ट्रेट, सॉरी इट्स अ नॉट, इनमें से कौन नहीं है टीचर का एक अच्छा गुण। तो देखिए फुल कमांड ओवर सब्जेक्ट होना तो ज़रूरी है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहाँ पे कह रहा है मच प्रिपरेशन एंड थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर द क्लास में आने से पहले आपकी तैयारी भी अच्छी होना चाहिए। बट आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हर बच्चे को एक जैसे ट्रीट करोगे, राम भी सही है, बी या फिर विनीता, दोनों को क्या कर रहे हो, एक ही तरह से देख रहे हो। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल राम तेज है बहुत पढ़ने लिखने में और विनीता फॉर एग्जांपल स्लो लर्नर है, तो आप हर बच्चों को अलग उसके यूनिक एबिलिटीज से देखो, तभी क्या होगा, हर बच्चों में अलग तरीके से विकास होगा। तो आइडेंटिकली अगर आप ट्रीट करते हो हर स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट, सो यू शुड ट्रीट देम डिफरेंटली, नॉट द आइडेंटिकली। तो आपका ये जो है ना, इट्स नॉट अ गुड ट्रेट फॉर अ गुड टीचर, ठीक है। तो आपका बी जो क्या होगा, इट्स अ रॉन्ग वन। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी इनकलकेटेड फॉर डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल ऑफ स्टूडेंट बाय ए टीचर। एक 21st सेंचुरी का टीचर जो है ना, अपने बच्चों के अंदर कौन कौन से गुण का विकास करना चाहेगा। क्रिएटिविटी, रोट लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में रोट लर्निंग है ना, रोट लर्निंग आ गया, पनिशमेंट से, ये दीज आर द नेगेटिव वर्ड। ये नेगेटिव वर्ड है, इसको देख कर ही कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। रोट लर्निंग को आप एलिमिनेट करो, बी को एलिमिनेट करो, बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अब कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफकोर्स क्रिटिकल थिंकिंग आप क्या करोगे, डेवलप करोगे। क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर लाओगे। केवल एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ाओगे, डू यू थिंक, नहीं ना। तो आप डी को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचा, आपके पास ऑप्शन बचा ए एंड सी, दीज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। सी और ई इसमें है ही नहीं, तो लेट्स सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सो योर आंसर विल बी ए एंड सी और डी तो कभी नहीं होगा, तो आंसर विल बी ए एंड सी। ये सही उत्तर है कि आप क्या करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को क्या करोगे, बच्चों के अंदर विकसित करने की कोशिश करोगे। और यही क्या है 21st सेंचुरी के एक अच्छे टीचर का गुण है कि वो अपने बच्चे को क्रिटिकली देखना सिखाए, आलोचनात्मक ढंग से सिखाए। मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था कि आपको हर चीज़, ठीक है, जिस दिन आप आलोचनात्मक ढंग से देखना बंद कर देते हो उस दिन आप मानो नहीं रहते हो। तो आपको हर चीज़ को क्या करना है, क्रिटिकली देखना है, हर चीज़ को आलोचनात्मक ढंग से देखना है कि और ये किस तरीके से इसमें कमी हो सकती है, तभी तो आप रिसर्च करते हो, तभी आप गैप फाइंड करते हो। सो दैट्स वाई लुकिंग एवरीथिंग क्रिटिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ 21st सेंचुरी स्टूडेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, by which means can a teacher establish a good rapport। अब ये रैपो क्या होता है, with his her और स्टूडेंट, ठीक है। रैपो एक साइकोलॉजिकल वर्ड है जो कि जब कोई टीचर आता है तो वो अचानक से पढ़ाना चालू नहीं करता। कैसे करता है भाई, एक अच्छे टीचर को जब वो क्लास में पहली बार आता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है, रैपो बिल्ड करना है। रैपो बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस। रैपो बिल्ड करने का मतलब होता है कि आपको अपने बच्चों से तालमेल इस्टेब्लिश करना होता है। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड आया मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टर्म है
फॉर एग्जाम्पल आप कभी ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अगर मान लीजिए कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो अगर आप जाओगे साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपको क्या दिक्कत है, वो आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, देखिए डियर जिंदगी में आप देखोगे कि कैसे जो है ना शाहरुख खान, ठीक है, कैसे शाहरुख खान जो है क्या नाम रहता है, आलिया भट्ट, हाँ आलिया भट्ट से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा आप बताओ। इससे क्या होता है, शुरुआत में आप जो भी कोई पेशेंट रहता है वो खुलता नहीं है, तो वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको इंटरेस्ट जगाए, तो उसी को कहते हैं तालमेल बिठाना। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आता है और ये बताए कि मैं आज से क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज से टीचिंग एप्टीट्यूड का PYQ कराने वाला हूँ, ठीक है, तो हो सकता है आप कहोगे ये क्या आते आते स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी तालमेल बनानी है, थोड़ी सी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग देनी है कि देखो बच्चा, हमने टीचिंग किया और टीचिंग में हमने ये कवर किया, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। उसी तरीके से ये सब चीज़ें, बैकग्राउंड की थोड़ी सी चीज़ें आप बता देते हो तो बच्चे थोड़ी सी रिलेट कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आप पहली बार क्लास में जा रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने कोई क्लास नहीं, आपने किसी भी बच्चे का आप कुछ नहीं जानते हो, तो सबसे पहले आपका ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों से आप अपना इंट्रोडक्शन दो, या फिर बच्चे से पूछो कि आप बताओ आप इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो। आप उनकी प्री रिक्वेसाइट जो नॉलेज है उसको चेक करो, तब जा कर के आप क्या कर सकते हो, उनकी फंडामेंटल या फिर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रैपो बिल्ड करना। और फिर उसके बाद क्या होती है, फिर उसके बाद आपकी एक्चुअल टीचिंग होती है, ठीक है। तो रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आपसे खुल के आपसे बात करते हैं और तब टीचिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, तब जाके इंटरेक्शन, टू वे प्रोसेस, रियल टीचिंग क्या होती है, इस्टेब्लिश्ड होती है। सो रैपो बिल्ड करना द फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे टीचर क्या करते हैं, बच्चों से घुल मिल जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को हेजिटेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बाय विच मीन्स कैन अ टीचर एस्टैब्लिश ए गुड रैपो। एक अच्छा जो टीचर होता है वो किस तरीके से रैपो एस्टैब्लिश करेगा। कह रहा है कि शोइंग ऑथोरिटी इन द क्लास में वो क्या करेगा, आधिपत्य जताएगा, तो क्या बच्चे खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे और वो डर जाएंगे। इम्प्रेसिंग अ स्टूडेंट विथ हिज और हर नॉलेज एंड स्किल, अपने स्किल से कि मैं इतना जानता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये पढ़ के आया हूँ, क्या ये बताने से, अपने स्किल्स के बारे में बताने से क्या बच्चे इम्प्रेस हो जाएंगे। प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड फैसिलिटेटर विद डिज़ायर टू हेल्प देम, ठीक है, वो क्या करेगा, एक मेंटोर की तरह काम करेगा, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा और वो ये दिखाने की कोशिश करेगा मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए हूँ। तो इससे क्या होगा, बच्चे उसकी बातों को सुनेंगे। बिकमिंग ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट, वो क्या करेगा, स्टूडेंट का दोस्त बनेगा। अब देखिए हर केस में ये ठीक नहीं होता, दोस्त बनना ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि बच्चा गलत कर रहा है तो आपको वहाँ पर थोड़ी डिसिप्लिनरी एक्शन भी दिखानी है। तो दोस्त बनना इज़ अ गुड थिंग, बट आपको डिसिप्लिन को भी वायलेट नहीं करना है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ दैट कि आपको क्या करना है, शो करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बच्चों में कि लिसन आई एम कम फ्रॉम हियर, ठीक है, आई एम ओनली हियर टू हेल्प यू, ठीक है। आपको ये यकीन दिलाना होगा, आप अपने गेस्चर से, आप अपने बातों से इस तरीके से आप बिहेव करोगे कि वो लगे कि यू आर रेडी टू लिसन देयर प्रॉब्लम, तभी वो क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा रैपो बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, एक टीचर को फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए कि लिसन आई एम हियर टू हेल्प यू, सो योर सी आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट करेक्ट वन। So now let's move to the question number 6. कह रहा है which of the following strategy can be used to make classroom teaching effective, यानी कि आपको क्लासरूम टीचिंग को बहुत ही प्रभावशाली बनाना है, तो आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे, ये पूछ रहा है आपसे कि हम क्या करेंगे, एक टीचिंग एड का, सुटेबल टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था टीचिंग एड क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टर की मदद से या फिर मान लीजिए डिजिटल बोर्ड की मदद से टीचर आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड कहते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है सुटेबल टीचिंग एड है, आप क्या इनमें से कौन सुटेबल है
टीचिंग क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए कि आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करोगे। दूसरा कह रहा है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करोगे और आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एंड मेमोराइज, आपको राइट करना है और मेमोराइज। भाई ये सब चीज़ें मत करना, जब भी मेमोराइज करने की बात आएगी, रोड लर्निंग करने की बात आएगी, उसमें एनटीए का कोई हाथ नहीं है। उसमें जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहता है, वो तो चाहता है कि एजुकेशन को क्या बनाए, सरल बनाए, सुगम बनाए, ताकि हर बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कितना अच्छा है। आप देखो कभी कभी कोरोना में एग्ज़ाम रद्द हो गया, 8 क्लास तक के बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो आपके भलाई के लिए वो काम करेगा। ये नहीं कि आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, आपको एक दूनी एक, दो दूनी दो चौके 6, ऐसे जो भी रटने वाला चीज़ है, 2 चौके 8, 2 3 6, ये सब वाली चीज़ें हमारे साथ होती थी जब एजुकेशन मिनिस्टर क्रूर था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ही इज़ अ क्रूएल, बट उस टाइम पे हमारी नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं थी। हम टीचिंग को लेकर के, एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, हर चीज़ों को रटते थे, हर चीज़ों को हम क्या करते थे, उसकी मेमोराइजेशन करते थे। बट आज के आप जो टीचिंग देखोगे दैट्स आर मोर फन बेस्ड, वो हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल चीज़ में देखते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझ नहीं है तो विजुअल वे से देखो, आप मल्टीमीडिया का यूज़ करो, आप मूवी देख के समझो। सो इस तरीके से क्या की गई, टीचिंग को ज़्यादा ही इफेक्टिव बनाई गई। आप देखोगे कैसे प्ले स्कूल में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता था, और हमारे ज़माने में कैसे हमें पढ़ाया जाता था। हमें कुछ याद नहीं होता था तो टीचर 1-2 छप्पड़ मार देते थे, तो इससे क्या होता था, हमारी जो पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि आज के ज़माने में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, रोड लर्निंग, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें एजुकेशन मिनिस्टर कभी नहीं प्रमोट करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे हो, कोशिश ये की जा रही है कि एजुकेशन और बच्चों का जो तालमेल है वो इस्टेब्लिश किया जाए। ये नहीं कि आपको एजुकेशन का नाम सुन करके आपको बुखार लग जा रहा है। तो ये सब बहानेबाजी जो थी वो हम बचपन में करते थे, अभी के ज़माने में हमारा इंटरेस्ट आता है, हालांकि नहीं आता है, बट कोशिश हमारी यही है कि बच्चों को एजुकेशन से प्यार हो, और इसके लिए नए नए रूल्स बन रहे हैं, नए नए नियम बन रहे हैं। तो मेमोराइज करने की तो बात कभी नहीं करेगा। डिस्कशन इन द क्लासरूम, ऑफ कोर्स यूज़ मल्टीमीडिया टूल, आप मल्टीमीडिया टूल्स का यूज़ करो। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है यूज़ करता है क्लास को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेमोराइजेशन वाला कट करो, ठीक है। चलिए अब क्या बच गया, ABD यानी आस्किंग, ठीक है, ये चलो ठीक है। फिर क्या रहा है, देखिए मल्टीमीडिया का तो ऑफकोर्स यूज़ करोगे आप ना, मल्टीमीडिया का तो यूज़ करोगे। मैं भर भर के यूज़ करती हूँ, वो अलग बात है कि मुझे डर लगता है कि कहीं इस पे कंटेंट का या फिर कॉपीराइट का क्लेम ना लग जाए। बट कोशिश यही की जाती है कि आप क्या करो, मल्टीमीडिया का यूज़ करो, जिससे आप क्या कर सके, बच्चों को कोरिलेट कर सकते हो अपने स्टडी को लेकर के। तो ऑफकोर्स मल्टीमीडिया का यूज़ करना ज़रूरी है और आज की यही कोशिश है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है, ABDE, ठीक है। आप सुटेबल टीचिंग एड का यूज़ करो, आप कम्युनिकेशन यूज़ करो, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लास में डिस्कशन चले, और मल्टीमीडिया का यूज़ करो। इससे क्या हो सकता है, क्लास और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। सो दीज आर द गुड वे टू मेक योर टीचिंग वेरी इफेक्टिव। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ द टीचर। इनमें से कौन जो है वो टीचर का ट्रेडिशनल रोल नहीं है, यानी कि मॉडर्न टीचर का रोल क्या है, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का प्रसार, ज्ञान का प्रसार। क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, यानी कि आपको क्या करना है, डिजिटल रिसोर्सेज का उत्पन्न करना है। रिसर्च एंड पब्लिकेशन, आपको रिसर्च करके पब्लिश कराना है। पार्टिसिपेशन इन FDP एंड सेमिनार, सेमिनार में जाकर के आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। इनमें से कौन जो है ट्रेडिशनल रोल नहीं है, यानी कि 3 जो है वो ट्रेडिशनल है और एक जो है ट्रेडिशनल नहीं है। तो देखिए नॉलेज का प्रसार तो हर टीचर कर रहा है, चाहे वो पारंपरिक हो चाहे वो अभी का है, ज्ञान का प्रसार तो कर ही रहे हैं ना। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले के में पब्लिकेशन जर्नल्स ये सब नहीं थे तो पब्लिश नहीं होते। आपने पांडुलिपि का नाम सुनी है, आपने ताम्रपत्र या फिर जो भी है पब्लिकेशन ही तो है। आप देखोगे पहले में आपने पारणी के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारे जो है ना ऑथर्स के बारे में सुना होगा जिनकी बुक्स आज भी क्या है, उनकी ऑथेंटिक है।
तो ऑफकोर्स रिसर्च तो होते थे, पब्लिकेशन भी होती थी, अपनी चीज़ों को वो क्या करते थे ताम्रपत्र के जरिए या फिर अलग अलग लिपि से हमें क्या करते थे कम्युनिकेट कराते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पब्लिकेशन नहीं होता था, पब्लिकेशन तो होता था। और यहाँ पे आपको इससे कन्फ्यूज, सेमिनार होता था, गोष्ठी होता था, सभाएं होती थी, लोग आपस में बात करते थे, वाद विवाद करते थे। तो ये तो ट्रेडिशन में भी होता था, बट क्या नहीं होता था, डिजिटल रिसोर्सेज तो था ही नहीं, तो होगा कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल आज के टीचर क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, बट ये सब चीज़ें पास्ट में पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि डिजिटल रिसोर्सेज तो था ही नहीं, तो बी है ही नहीं, तो उसकी क्या हम बता सकते हैं कि ये एक फीचर है? नहीं है। तो आपका बी जो है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ ट्रेडिशनल, तो बी वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन, ठीक है, एक प्रभावशाली जो टीचिंग होता है वो किस किस पर आधारित होता है? क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, पर्सनालिटी ऑफ टीचर, द एबिलिटी ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लर्नर, कि हमें क्या करते हैं, टीचर कितना योग्य है, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर एबिलिटी ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर, कि वो लर्नर्स को कितने अच्छे से समझ पा रहा है, ये उसकी क्या है इफेक्टिवनेस बढ़ाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो एक इफेक्टिवनेस की, एक अच्छे टीचर की इफेक्टिवनेस की निशानी है। देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, टीचर की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ना, अभी नेट ही क्या है, इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये सब चीज़ें अगर पीएचडी के बाद होती है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज योर टीचर इज नेट। ठीक है, सो qualification of teacher having a PhD doesn't mean that you are a good teacher. Even you can have a better experience, you can teach it very good. So qualification of teacher is not ensure that you are going to be a good teacher in the future. ठीक है, उसी तरीके से हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, ये कहाँ से पैमाना आ गया भाई? उस हिसाब से तो मैं सबसे ख़राब टीचर हूँ, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग सबसे ख़राब है। आप खुद देखो कि मैं कैसे लिखती हूँ, आप देख लो। बट मेन अगर हम बात करें, एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर की हैंड राइटिंग कितनी ख़राब होती है, ठीक है, जिसकी डॉक्टर की राइटिंग अब एक डॉक्टर ही पहचान सकता है। बट अगर हम बात करें, अगर डॉक्टर को पढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर डॉक्टर का डॉक्टरेट का भी क्या स्टडी होता है, तो ऑफकोर्स जो टीचर आता है उसको भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग क्या हो, आपकी क्वालिफिकेशन बताए। आज के ज़माने में तो भाई ये आ गए, क्या बोलते हैं, पीपीटी आ गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें वर्ड टाइप कर सकते हो। तो handwriting is not a barrier now. Nowadays, if you have a skills, you can express your ideas in a different way. You can use multimedia. There is no use to write everything in a word. So handwriting is a doesn't matter. और ठीक है ना भाई, अगर मान लीजिए कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं बैठ रही है, तो आई कैन यूज माई पेन। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट डिजिटल, फॉर एग्जाम्पल आई कैन यूज द चाइनीज वे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मैं बुरे तरीके का ब्रश यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब यही देखो ये राइटिंग कैसी हो गई। सो नाउ व्हाट यू कैन सी, डिजिटलाइजेशन हैज़ क्रिएट दिस काइंड ऑफ बाइफर्केशन, मीनिंगलेस। अब ये चीज़ें मीनिंगलेस हो गई है बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब डिजिटल मीडिया से आपकी हैंड राइटिंग कैसे भी हो, नाउ इट्स योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप हर चीज़ को, अपनी कमियां को बहुत आसानी से छिपा सकते हो। ठीक है, और हैंड राइटिंग ख़राब होना इज़ नॉट अब फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट की आप हैंड राइटिंग देखो। ठीक है, अब हैंड राइटिंग वाला इशू मुझे इतना टच इसलिए करता है बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि वाई द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनको ये लगता है कि अगर मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग ठीक है, वो ज़माना था जब कहा जाता था योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दीज आर द थिंग्स द ओल्ड कॉन्सेप्ट। आज के ज़माने में इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अलग तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन यूज़ द पीपीटी, हु केयर्स। मुझे नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बाद कब जो है ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो एग्जामिनेशन में लिखने का पैटर्न है, नाउ इट्स बिकम टाइपिंग बेस्ड। आप खुद देखो, नेट में आपकी सारी MCQ क्वेश्चन आती है। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती है, मैटर करती है, बट एट नॉट दैट एक्सटेंड कि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने लगे। ठीक है, तो हैंड राइटिंग इज़ नॉट अ
नाउ अ बेंचमार्क, पर्सनालिटी ऑफ टीचर इज अ माइन्यूट थिंग, ठीक है। अब पहले के ज़माने के जो टीचर होते थे, फॉर एग्जाम्पल अब टीचर बन ठन के आए, मेकअप करके आए, बट उसे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं पता है। और कुछ टीचर क्या होते हैं, धोती कुर्ता पहन के आते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो पूरा चौक अपने बालों में लगा के जाते हैं। उनकी जब टीचिंग होती है ना, वो कमाल की होती है और उससे आपका कोई भी मेकअप कंपेयर नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई पर्सनालिटी ऑफ टीचर इज़ नो लॉन्गर अ थिंग जिससे आप क्या कर सकते हो, क्लास को इफेक्टिव बना सकते हो। व्हाट्स मैटर इज़ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप बच्चों से कितना कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। सो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बीइंग योर क्लास वेरी इफेक्टिव इज़ द, आप बच्चे को कितना खुद में, खुद के टीचिंग के प्रति अट्रैक्ट कर पाते हो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये हैंड राइटिंग, क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपकी पर्सनालिटी सारी की धरी रह जाएगी अगर बच्चे आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। अगर बच्चे आपकी बातों से उनको लग रहा है कि इट्स नाउ गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, अगर उन्हें ये लगे कि ये तो मेरे ऊपर ऊपर से निकल रही है, तो आप कितने भी जो है ना मेकअप करके बोले, चाहे कितने भी कैसे भी कॉस्ट्यूम में बोले, इट डजेंट मैटर। व्हाट्स मैटर कि आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो कि नहीं। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। उससे क्या होगा, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। वाई आई एम डिस्कसिंग ओनली सिंगल क्वेश्चन इन लॉन्ग वे, आई डोंट नो, बट या दैट्स इम्पॉर्टेंट। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग के एप्टीट्यूड को अच्छे से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से क्वेश्चन 9 कह रहा है, वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, आप लेक्चर को डिलीवर कर रहे हो, द स्टूडेंट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपके अंदर एक टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। अगर स्टूडेंट एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में, आप लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर दे रही हूँ और अचानक से कोई बच्चा क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन बाय अ टीचर, तो क्या एक अच्छा तरीका होगा वैसे केस में जब मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ टीचर। पनिश दोज काउजिंग अ डिस्टर्बेंस, जो उसको पनिश कर दीजिए जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इग्नोर एंड कंटिन्यू, इग्नोर करो और अपना पढ़ाते जाओ, छोड़ दो। या फिर मैं क्या करूँगी, लीव द क्लास एंड रिपोर्ट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैं क्या करूँगी, क्लास को जाऊँगी और प्रिंसिपल से जाके कहूँगी देखो भाई ये तुम्हारा बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको संभालो, ठीक है, क्या ये मुझे करना चाहिए। टॉक टू द स्टूडेंट काउजिंग डिस्टर्बेंस एंड मोटिवेट देम टू लर्न, जो बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे उससे बात करो और उसे मोटिवेट करो कि आप क्या करो, लर्न करो, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, नेट में भी आएगा, तो ऑफकोर्स मुझे पता है आप डी ही मारोगे, बट देखिए ऐसी हो नहीं पाती है कि अगर वो उस बच्चे को अगर टॉक ही करना रहता तो वो बदमाशी नहीं करता। बट हाँ, अगर आपसे एग्जाम में आएगा यू विल ब्रिंग द डी, और जो आपको करना होगा वो तो आपको पता ही है, बट प्लीज़ द अप्रोप्रिएट और द आइडियल आंसर विल बी डी। तो मुझे याद है कि जब मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ, जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि जाके एक थप्पड़ लगाएंगे उसको तो बट नहीं, वहाँ पे एनडीए के सामने पनिशमेंट, रोड लर्निंग, ये सब कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पनिशमेंट इज़ नॉट अलाउड। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कोऑपरेट, यू हैव टू लिसन, बट यू डोंट हैव टू यूज़ द फोर्स। और हमारे गुरुजी क्या करते हैं, वैसे कंडीशन में तो हमें ठीक है कान पकड़ के बाहर, बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही तो अंतर है 21st सेंचुरी के टीचर की, ठीक है। और हमें क्या करना है, थोड़ी सेंसिबिलिटी से काम लेनी है, बहुत ही, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, ठीक है। उनको मार मार के आप नहीं पढ़ा सकते, जब तक से उनकी अंदर की रुचि ना डेवलप हो तब तक से उनका कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी जो इंटरेस्ट है वो विद इन आए, नॉट फोर्स करो आप उनको। उसी तरीके से क्वेश्चन 10 कह रहा है, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल, इनमें से कौन सी टीचिंग मॉडल में द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर लर्निंग, ठीक है। इनमें से कौन से टीचिंग मॉडल में बच्चे जो है ना अपनी लर्निंग के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं, ठीक है, खुद। तो कह रहा है एंड्रागोजिकल मॉडल, पेडागोजी, अब इसका हिंदी मत पूछेगा क्योंकि एंड्रागोजी का एंड्रागोजी ही दे चुका है। पेडागोजी मतलब कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित। फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने बताया था कि फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता था, पहले टीचर पढ़ाते थे, अभी क्या है बच्चे पढ़ के आते थे और बच्चे जो है ना डाउट्स पूछते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है, यहाँ पे बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए हमने बात किया था एंड्रागोजी, यानी बच्चे खुद ब खुद सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे टीचर होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि टीचर नहीं रहते हैं, टीचर रहते हैं और बच्चा क्या करते हैं, टीचर से डाउट्स पूछते हैं। बट जब हम एंड्रागोजी की बात करते हैं तो वो खुद से वो अपनी सारी चीज़ें करते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टीचिंग को लेकर के। सो एंड्रागोजी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये था हमारा टीचिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट रिमेंबर, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड। हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करने वाले हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड। और देखिए ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ब खुद बनाया और आपसे, ये सारे क्वेश्चन अपीयर्ड है, एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई रट्टा बेस्ड क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन थे सारे कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है, सारे आपको आंसर देने हैं कॉमन सेंस वे से। आप खुद को इमेजिन कीजिए एज अ टीचर, खुद को इमेजिन कीजिए एज अ स्टूडेंट, अगर आप होते तो क्या करते। इस तरीके का क्वेश्चन ही टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। सो प्रैक्टिस एज मच यू कैन। मैं छोड़े जा रही हूँ आपको इस क्वेश्चन के साथ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस वन। टिल देन जस्ट कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।